बदले अपनी सोच तो बदलेगा आपका जीवन। चैप्टर 5, लोग धनी कैसे होते हैं। ऐसा क्यों है कि धरती की कुल जनसंख्या के केवल 1% लोगों के पास ही ग्रह की अधिकतर संपदा है। IIPSR में हम इस विषय का विश्लेषण करते हैं। धनी व्यक्ति कैसे सोचते हैं? क्या वह हमसे अलग तरह से सोचते हैं? क्या उनके पास लोगों व हालातों के लिए हमसे अनूठी या अलग पहल होती है? अगर सब कुछ उनके दिमाग में होता है तो उनके दिमाग में ऐसा क्या है जो उन्हें आम लोगों से अलग बनाता है? आपके हिसाब से अमीर किसे कहते हैं? और वे लोग अमीर बनने से पहले अमीर किसे कहते थे? बेशक हर किसी की तरह अमीर लोग हमेशा अलग तरह से काम करते हैं। हम जब से जन्म लेते हैं हमारा प्रत्येक क्षण व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। यही हमें आकार देता है, यही हमें दूसरों से अलग करता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, कोई भी जानकारी कहीं गुम नहीं होती। अपने दिमाग की कल्पना ऐसी अलमारी से करें जिसमें कई दराज हैं। आपके जीवन के हर पहलू के लिए अलग अलग दराज होगी। निजी जीवन, सेक्स जीवन, स्वास्थ्य, संबंध, लक्ष्य व उपलब्धियां। और फिर इनमें से एक पैसे के लिए होगा। हम जो भी सोचते हैं वह हमारे मन के दरवाजों में जमा हो जाता है। अगर कोई बचपन से ही यह सुनते हुए बड़ा हुआ है कि पैसा बुराई की जड़ है, यह बुरा है, लोगों को लालची बनाना है, उन्हें उदास कर देता है, यह अनैतिक है, यह एक कमजोर व्यक्ति की लालसा है आदि, तो वे भी धन के बारे में ऐसा ही रवैया रखेंगे। अगर किसी को हमेशा यही सिखाया गया है कि आड़े वक्त के लिए पैसा बचा कर रखना होता है, वह आजीवन पैसे को उसी तरह रखेगा। वह मौका मिलते ही पैसा जमा करना चाहेगा और पैसा कमाने के साथ स्वयं को नहीं जोड़ सकेगा। अगर किसी व्यक्ति को यह सिखा दिया जाए कि उसे चादर देखकर अपने पैर पसारने होंगे तो वह सीमित सोच उसे पैसे के बारे में किसी और तरह से सोचने नहीं देगी। ये लोग जो भी करें वे कभी धनी नहीं होंगे। वे सदा उस अतिरिक्त धनराशि के लिए संघर्ष करते रहेंगे जो उन्हें आरामदायक बना सकती है, और वह उन्हें कभी नहीं मिलेगा। वे आजीवन अतिरिक्त 50 रुपए के लिए तरसते रह जाते हैं। अच्छा, पता है क्या? वे कितना भी कमा लें, उनके पास वे 50,000 कभी फालतू नहीं होते। वे बचाने के लिए कमाते हैं, 1 रुपया भी फालतू खर्च नहीं करते हैं, और इस तरह प्रशिक्षित होते हैं कि भविष्य में अपनी आय अधिक कर सकें। वे हमेशा डरे रहते हैं और मानसिक बाधा के चलते ही कोई भी अनुमानित संकट नहीं ले पाते। वे अपने उसी दराज की सोच को मान कर चलते हैं जो केवल सीमित सोच ही रखती है। वही दूसरी ओर जिन लोगों को धन कमाने के साथ उसका आदर करना और दोनों हाथों से उसका स्वागत सिखाया जाता है और अधिक पाने की आस रखना सिखाया जाता है, वे हमेशा अपने व दूसरों की भलाई करने के लिए उसे प्रयोग में लाते हैं और मानते हैं कि धन को कहीं तालों में बंद करने से वह फल फूल नहीं सकेगा। उनके पास कभी पैसे की कमी नहीं होती और न ही उन्हें उसके लिए जूझना पड़ता है। उनके पास आसानी से धन आता है। पर क्यों? धनी व्यक्ति सदा दूसरों से अलग तरह से सोचते हैं। शोध कहते हैं कि अधिकतर धनी व्यक्ति की सोच एक सी होती है। उनकी सोच के ढांचे एक से होते हैं और अगर लोग भी उनका अनुकरण करें तो वे भी धनी हो सकते हैं। आपकी सफलता के स्तर के लिए आपका चरित्र, विचार और विश्वास बहुत मायने रखते हैं। आपकी संपदा केवल उतनी बढ़ती है जितना आप फलते फूलते हैं। जब आप एक इंसान की तरह विकसित होते हैं तो आपकी ऊर्जा भी विकसित होती है। आपको अपनी सीमित सोच से उबरना चाहिए और आप अपने व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं का सामना करना चाहिए ताकि आप उनके साथ आसानी से निपट सकें। सबसे पहले जानना होगा आप कौन हैं, आप कैसे सोचते हैं,
आप कितने आत्मविश्वासी हैं? दूसरों के संबंध कैसे हैं? क्या आप सचमुच वह सारा धन चाहते हैं? क्या आप इसे संभाल सकते हैं? आप लोगों को वह हालातों को कितनी खूबसूरती से संभाल सकते हैं? आप अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत को कैसे संभाल सकते हैं? क्या आप सही मायनों में धनी होने के हकदार हैं? अगर आप अपने बारे में स्पष्ट होना चाहते हैं तो इन प्रश्नों के सही उत्तर देना आवश्यक है। सभी आप अपने दराज को बदल सकेंगे। उस बॉक्स में आपको ऐसे विचारों को शामिल करना होगा जो आपकी इस विचार प्रक्रिया से अलग कर सफलता की ओर धकेल सके। अब आपको एहसास होगा कि आपके लिए अकूत संपदा के दरवाजे खुले हैं और आप किसी खास काम में हाथ डाल सकेंगे। तो धनी होने से हमारा क्या तात्पर्य है? हो सकता है कि धनी होने के बारे में आपका, मेरा और ब्रह्मांड का सोच का दायरा अलग अलग हो। आपकी बात को सुनिश्चित करें। आप कितना कमाना चाहते हैं? 10,000, लाख या करोड़? अपने दिल पर हाथ रखकर कहें, इस साल के अंत तक मैं 10 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूं और मैं ऐसा करने का संकल्प लेता हूं। कैसे और क्यों? आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने मन में कोई भी हिचक या संकोच रखे बिना बस अपने संकल्प पर डटे रहें। जब आप संकल्प लेते हैं तो आपके लिए उस काम के पूरा होने के अवसर बनने लगते हैं। इस निर्णय के साथ ही बहुत सारी घटनाएं सामने आती है जो आपके साथ ऐसे अनजाने अनुभव, मुलाकातें और भौतिक सहयोग लाती है जिनकी मनुष्य ने कभी सपने में भी कल्पना तक नहीं की होती। ये मेरी पहली पुस्तक है और मैंने इसे लिखने के बारे में सोचा जब मेरे दिमाग में हल्का सा भी अंदाजा नहीं था कि ये प्रकाशित कैसे होगी। मैं नहीं जानता था कि मेरी किताब को कौन प्रकाशित करेगा, इसे कौन मुद्रित करेगा, ये दुकानों तक कैसे जाएगी, कवर पेज कौन बनाएगा, मीडिया को सूचित कैसे किया जाएगा, पाठकों तक इसको कैसे भेजेंगे। मैं किसी भी बात के बारे में नहीं जानता था। बस मेरे दिमाग में यह किताब थी। मेरे पास आपके साथ बांटने के लिए बहुत कुछ था और मेरे घुटनों पर लैपटॉप रखा था। जो ही मैंने लिखना प्रारंभ किया तो ऐसा लगा कि मेरे पाठक किताबों को पढ़ रहे हैं, एक एक शब्द को प्रेम दे रहे हैं और मैं अपने लैपटॉप पर आपके लिए इसे लिखता चला गया। शब्द स्वयं ही एक एक पन्नों को बिखेरते चले गए। ऐसा करते हुए मैंने अपने साथियों और दोस्तों से अपनी इच्छाओं के बारे में बात की और सब कुछ अपने आप घटने लगा। ऐसा लगा मानो चमत्कार घट रहे हों। मेरी खोजबीन से पहले ही हर तरह की जानकारी स्वयं ही सामने आने लगी थी। किसी पुस्तक को पाठकों के साथ तक पहुंचाने से पहले 1000 तरह की औपचारिकताओं से गुजरना होता है और मैं अपने कुछ नहीं जानता था। पर यह आपके हाथों में है और यह आपके लिए भी उतनी ही वास्तविक है जितनी मेरे लिए है। दूसरे शब्दों में, कायनात आपकी सहायक होगी, आपके मार्गदर्शन देगी, सहयोग देगी और आपके लिए करिश्मे करेगी। यह सभी बाधाओं को अवसरों में बदल देगी, पर पहले आपको सही मायनों में संकल्प लेना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक से पृष्ठभूमि से आने के बाद आपके कुछ स्कूल दोस्त आपसे बेहतर जीवन क्यों रखते हैं? शायद वे कहीं अधिक सफल हैं और उनके पास आपसे अधिक धन है। दरअसल वे आपसे अधिक संकल्पबद्ध थे। उन्होंने अपने विचारों को माना और कायनात की शक्ति पर भरोसा रखा। वे आपसे कहीं ज़्यादा सिलसिलेवार चले। अगर आप धनी और सफल लोगों से भेंट करते हैं, उनसे कुछ सवाल करें तो आप देखेंगे कि उनके पास सोच का एक सुनिश्चित ढांचा है। वे आपको बताएंगे कि वे अपने जीवन के मास्टर हैं। जब वे ये घोषणा करते हैं कि वे कुछ बनना चाहते हैं या क्या बनना चाहते हैं और क्या बनेंगे, तो वो पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। उनके मन में दुविधा के लिए स्थान नहीं होता। वही दूसरी ओर निर्धन कहेंगे कि जीवन में सब कुछ पहले से तय है। एक इंसान इसके साथ ही जन्म लेता है और उसका इन पर कोई वश नहीं है। इंसान के अपनी नियति को उसी रूप में स्वीकार कर आत्मसमर्पण करना ही पड़ता है।
धनी व्यक्ति आपको दिखाएंगे कि अगर आप में सोचा समझा जोखिम मोल लेने की क्षमता है और आप अधिक आय अर्जित करना चाहते हैं, वे आपको बताएंगे कि धनी बनने के लिए यह गुण कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। निर्धन इसके बारे में तर्क देते रहते हैं कि धन के मामले में जोखिम मोल नहीं लेना चाहिए और अर्जन की बजाय बचत ही अमीर बनने का एकमात्र उपाय है। धनी लोग बड़ा बनने का सपना देखने तथा साहस रखते हैं और अपने सपनों को पर पूरा भरोसा रखते हैं। निर्धन की सोच छोटी होती है, वे अपनी सोच के मामले में भी निर्धन होते हैं। उन्हें बड़ा सोचने में शर्मिंदगी होती है, उन्हें भय रहता है कि कहीं लोग उन्हें दुष्ट या लालची न मान लें। धनी लोगों को नकारात्मक को अकेले पर धकेलकर अवसरों को लपकना जानते हैं। उनके लिए एक अवसर भी बहुत होता है। निर्धनों को अपने और लक्ष्यों के बीच नकारात्मक बाधाओं के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता। लगभग सभी धनी व्यक्ति दूसरे धनी व्यक्तियों के प्रशंसक होते हैं। वे एक दूसरे को चुंबक की तरह आकर्षित करते हैं। वे एक साथ घूमते हैं, भोजन करते हैं और विचार बांटते हैं। निर्धन अक्सर धनी लोगों से दूरी बनाए रखते हैं। वे इस बात को नहीं मानते कि धनिकों ने जायज तरीके से वह धन कमाया होगा। उनके लिए धनी व्यक्ति संदेहास्पद चरित्र होते हैं, जिनमें वर्जित संसार के सारे अवगुण होते हैं। निर्धन संपदा से खींचते हैं। वे अपने निर्धन साथियों से भी चिढ़ते हैं। बिना किसी कारण के इस तरह का रवैया एक तरह की नकारात्मकता है और उनके मस्तिष्क पर भारी बोझ लाद देती है। धनी अक्सर धनी व सफल लोगों की संगति में पाए जाते हैं। वे युवक और युवतियों से मिलकर उनके नए और अन्वेषक विचार सुनना पसंद करते हैं। निर्धन अक्सर निर्धनों से ही मिलते हैं और आपस में एक दूसरे की असफलता पर चर्चा करते हुए यही सोचते हैं कि जीवन इतना अन्यासी क्यों है, और एक अच्छे भोजन के बाद वे घर जाकर इसी विषय पर दोबारा सोचने लगते हैं। धनी व्यक्ति प्रदर्शन करने और उनके मिले पुरस्कारों से प्रसन्न होने में विश्वास रखते हैं। वे समय या प्रयत्न से कभी नहीं घबराते। उन्होंने अपने हाथ में लिए काम को समाप्त करने की धुन रहती है। वे किसी भी पुरस्कार को ग्रहण करने से पहले अपने आप को पूरी तरह से समाप्त करना पसंद करते हैं। निर्धन चाहते हैं कि उन्हें उनके अमूल्य समय के लिए भुगतान दिया जाए और उन्हें अधूरे या खराब काम से कोई परेशानी नहीं होती। उन्होंने कोशिश की है, उन्होंने परिश्रम किया है और अब उनको परिश्रमिक मिलना चाहिए। धनिक प्रचुरता से जीना पसंद करते हैं। वे काम के समय और आराम के समय आराम करते हैं। वे केवल धन के बल पर आनंद नहीं पाते, जीवन के प्रति रवैया ही उन्हें प्रसन्न रखता है। वे जानते हैं कि जीवन दोबारा नहीं मिलता। वे जानते हैं कि आनंद पाने के लिए केवल धन ही काफी नहीं होता। निर्धन जीना भूल जाते हैं। उनकी सारी ऊर्जा धन अर्जित करने में ही लग जाती है। उन्हें लगता है कि जीवन कठिन है और उससे कठिन ही होना चाहिए। मौज मस्ती में बच्चों का काम है। वयस्कों को केवल परिश्रम ही करना चाहिए। उनके पास धन की नहीं, रवैये की कमी होती है। अपने प्रिय परिवार के साथ टीवी पर कोई हास्य कार्यक्रम देखने में पैसे नहीं लगते और ये वह नहीं कर सकते। उनके पास ऐसा रवैया नहीं होता। धनी लोगों के लिए अवस्था और धन का प्रबंध ही जादुई मंत्र होता है। अगर वे पैसा कमाना चाहते हैं और जानते हैं तो उन्हें संभालना भी जानते हैं और उन्हें पैसा बढ़ाना भी आता है। निर्धन व्यक्ति धन के बहुत बुरे प्रशंसक होते हैं। उनके पास जो होता है वे उसका भी कुप्रबंधन करते हैं। रोचक बात यह है कि वे फालतू चीज़ों पर पैसा लगाते हैं क्योंकि वे उन्हें सस्ती लगती है। वे उन जरूरी चीज़ों पर पैसा नहीं लगाते जो महंगी है, भले ही वे उनके लिए ज़रूरी क्यों ना हो। वे अच्छी कंप्यूटर कोचिंग पर पैसा लगाने के बजाय डांस में जाना पसंद करते हैं कि उनके लिए कहीं उपयोगी और लाभदायक हो सकता है। भले ही कंप्यूटर की कोचिंग का खर्च ज़्यादा होगा, पर डांस क्लास आवश्यक है। निर्धन इस बात को नहीं समझ पाता। अगर इन्हें कहीं से भी पैसा मिल जाए तो इसे अचानक ही गवा देते हैं।
अगर आप किसी धनी से धन के बारे में कोई राज पूछे तो वह कहेंगे पैसा ही पैसे को खींचता है। अगर आप किसी निर्धन से उनका राज पूछेंगे तो वो कहेंगे पैसे के लिए कड़ी मेहनत करो, एक एक पाई बचाओ। फियर फैक्टर। धनी अक्सर भय से डरे बिना कदम उठाते हैं। निर्धन अपने भय पर जरूरत से ज्यादा बल देते हुए राह में ही थम जाते हैं। उनके पास सोचे समझे गए जोखिम नाम से कोई शब्द नहीं होते। एक दिन अमीर होने पर इसके बारे में सोचेंगे, पर आज तो वे ऐसा सोच भी नहीं सकते। उनके लिए वह दिन कभी नहीं आता। ज्यादातर धनिकों को बदलाव पसंद आता है। वे नए विचारों को मान देते हैं, वे नई पीढ़ी को सहारते हैं, उनकी कद्र करते हैं। वे नई खोजों और तकनीकों के लिए उत्साहित होते हैं। वे ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहते हैं। निर्धनों को किसी भी नई चीज से चिढ़ होती है और उनका मानना है कि नई पीढ़ी दुनिया को बिगाड़ कर रख देगी, और वे कुछ भी नया सीखने से बचते हैं। उनका मानना है कि जो पुराना था बस वही अच्छा था और है। धनिक अपनी सफलता के लिए ठोस बुनियाद रखते हैं। वे स्वयं से प्रेम करते हैं। वे सजग भाव से आत्म प्रेम का अभ्यास करते हैं। यहाँ आत्म प्रेम से मेरा क्या तात्पर्य है? वे पूरी नींद लेते हैं, पौष्टिक भोजन करते हैं, जॉब करते हैं, जिम जाते हैं और खुद को निखार कर रखते हैं। जब वे रोज दर्पण के सामने खड़े होते हैं, स्वयं को देखकर मुस्कुराते हैं। वे अपनी छवि के लिए आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। वे व्यक्तित्व के हर पहलू के लिए सजग होते हैं, अपने वर्तमान से संतुष्ट रहते हैं और भविष्य के लिए निश्चित होते हैं। ये लोग आरंभ से ही जानते हैं कि यदि उन्हें अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करना है तो उन्हें पहले अपने बारे में बेहतर महसूस करना होगा। उसके बाद उनके लिए जीवन में कुछ भी कर पाना या पाना असंभव नहीं रह जाएगा। एक समय था जब मैं घंटों दर्पण के आगे खड़ा अपनी कमियां निकालता रहता था। मुझे अपनी सांवली रंगत, दुबले शरीर, निस्तेज आंखों और शरीर में लय के अभाव की कमी महसूस होती थी। मैं हमेशा शिकायत करता था। नतीजन मैं लोगों से दूर रहने लगा। मेरा आत्मविश्वास बहुत कमजोर हो गया। पता है फिर क्या हुआ? मेरी वही इच्छा कायनात के लिए आदेश बन गई। लोगों को मुझसे बात करने में दिलचस्पी नहीं थी। मुझसे ज्यादा लोग मिलते नहीं थे। लड़कियों को मेरी संगति पसंद नहीं थी। मुझे अपने से बेहतर, समझदार, आत्मविश्वास से भरे, चुंबकीय व्यक्तित्व रखने वाले लोगों से जलन होती थी। मुझे ईर्ष्या होती थी कि सभी लोग उन पर इतना ध्यान क्यों देते हैं। तब मेरा जीवन ही ऐसा ही था। जब मैं पुणे के अद्भुत शहर में आया तो मैंने जाना कि मैं कितना शक्तिशाली और अनूठा था। मैंने जाना कि मेरे पास कितना सुंदर जीवन था। अक्सर लोगों से ऐसे किस्मत वाले नहीं होते। हो सकता है कि मेरा जन्म किसी शरीर या मानसिक विकृति के साथ हुआ होता, या मेरा जन्म किसी निर्धन परिवार की कुटिया में होता, पर ईश्वर ने मुझे बेहतर जीवन के लिए चुना। मेरे पास जो भी था मैं उसके लिए स्वयं को भाग्यवान समझने लगा। मैंने खुद को सराहते हुए विशेष व्यक्ति मानने लगा। अपने जीवन को प्रत्येक क्षण का उत्सव मनाने लगा। बेशक मेरे अध्यापकों और दोस्तों को भी इसका श्रेय जाता था। आज मैं अपने हर दिन को ऐसे जीता हूँ मानो मैं कोई राजा हूँ। लोग मुझे मेरे काम से और मेरे नाम के लिए प्रशंसा करते हैं। मेरी मौजूदगी से लोग प्रेरित होते हैं और लाखों को अपने साकार करने में मदद मिलती है। मैं आपको यह सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैंने अपनी कद्र नहीं की थी, तब तक कोई मेरी कद्र नहीं करता था। सबसे पहले आपको ही कुछ करना होगा, तभी सारी दुनिया आपके पीछे चलेगी। इसके विपरीत की अपेक्षा ना रखें। आत्म प्रेम भले ही सुनने में दंभी और घमंडी सी बात जान पड़े, पर ऐसा नहीं है। यह पूरी तरह से तार्किक और उपयोगी है। पर आपका रवैया सही होना चाहिए ताकि यह घमंड जैसा ना दिखे। यह हमेशा खुश रहने का अचूक उपाय है। जब कोई प्रसन्न होता है
तो वह सकारात्मक ऊर्जा के दायरे में आ जाता है। अपने जीवन में मनचाहा पाने के लिए आपको भी उसी जादुई ऊर्जा के क्षेत्र में जाना है। सफल लोगों में एक और गुण यह भी पाया जाता है कि वे संप्रेषण की कला में माहिर होते हैं। वे अपने साथ बात करते हुए भी संप्रेषण की कला के सारे नियमों का पालन करते हैं। हमारी अपनी साथ संवाद करने की योग्यता से ही हमारे जीवन की योग्यता का पता चलता है। क्यों? जैसा कि इस किताब में पहले ही कहा गया है, हमारे मन कभी खाली नहीं रहते। हम लगातार कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। मन में प्रतिदिन 60,000 से अधिक विचार घूम रहे हैं। हमारे विचार ही हमारे साथ संप्रेषण के वाहन बनते हैं। हमें अपनी सोच को एक वांछित दिशा देनी चाहिए ताकि वे वांछित निर्देश दे सकें। सिग्नल और नतीजों से मेरा अभिप्राय केवल उपलब्धि, प्रशंसा या कुछ पाने से नहीं है। अपने साथ संप्रेषण की योग्यता हमारी प्रसन्नता को सुनिश्चित करती है, जीवन की छोटी बातों का आनंद लेने की योग्यता को सुनिश्चित करती है, हर छोटे बड़े क्षणों को अद्भुत व शानदार बना देती है। किसी छोटे बच्चे को अपने आप खेलते देखें और आप समझ जाएंगे कि अज्ञान व आनंद का मूल्य और संप्रेषण की योग्यता का क्या महत्व है। जब मैं 1999 में पहली बार कंप्यूटर कक्षा में अपना नाम लिखवाया तो मुझे कहा गया था कि कंप्यूटर इस बुनियादी नियम के अनुसार चलता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। मुझे बताया गया कि इनपुट की तरह जो भी डालोगे वह प्रोसेस होकर आउटपुट बन जाएगा। उसके बाद जब मैं आकर्षण के नियम और मन की शक्ति के बारे में जाना और पढ़ा तो एहसास हुआ कि हमारे जीवन का बुनियादी तंत्र ही भी यही है। केवल सभी इनपुट होने से सही आउटपुट आ सकती है। जब भी किसी से मिलता हूं तो उनसे पूछता हूं, हे आप कैसे हैं? सबका जवाब यही होता है, वे ठीक हैं। जब कोई यह सवाल पूछता है और तो आपका जवाब क्या होता है? क्या आपने कभी इस बारे में गौर किया है? आपने सोचा है कि आप अपने मन को क्या इनपुट दे रहे हैं, इसकी आउटपुट क्या होगी? मैं जानता हूं कि आप इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं क्योंकि आप बेहतर बनना चाहते हैं, कुछ मनचाहा पाना चाहते हैं, आप असाधारण बनना चाहते थे और सबसे हटकर कुछ करना चाहते हैं। आप अपने जीवन के डायरेक्टर स्वयं बनना चाहते हैं। पर मेरा सवाल आपसे यह है, आप साधारण इनपुट के साथ असाधारण मूवी कैसे बन सकते हैं? क्या आपको पता है कि आप साधारण शब्दों के प्रयोग से कितना नुकसान कर रहे हैं? मैं एक असफल इंसान हूँ। मैं जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर सकूंगा। मैं हमेशा असफल रहूंगा। तो मैं बिल्कुल नाकारा हूँ। अब लगातार स्वयं को ऐसी नकारात्मक इनपुट देते हैं। इन शब्दों से कैसे भाव जगते हैं? आप कैसी छवियों का चित्रण कर रहे हैं? मुझे यकीन है कि इससे आपकी कोई भलाई नहीं छुपी। ऐसा कुछ तैयार नहीं होता जिसे आप देखना चाहें। मैं एक असाधारण व्यक्ति हूँ जिसके पास अपने मन को जीतने की शक्ति है। मेरा जन्म जीतने के लिए ही हुआ था। मैं पूरे दिल से अपने ऊपर विश्वास रखता हूँ। मैं स्वयं अपने जीवन का उत्तरदायित्व लेता हूँ। मैंने लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हूँ। वे मुझे अपने जीवन में प्रेरणा चाहते हैं। मैं एक नेता और सर्जक हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं एक चमकता सितारा हूँ। मैं इस ग्रह का सबसे प्रसन्न व्यक्ति हूँ। मैं सबसे महान हूँ। इन वाक्यों को पढ़ने के बाद कैसा लगा? मुझे यकीन है कि आपके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान खेल गई होगी। जी, जब आप स्वयं को सही इनपुट देते हैं तो यही होता है। सही इनपुट हमेशा आपको सही नतीजे देने की प्रेरणा देता है। अब से जब भी कोई आपसे पूछे कि आप कैसे हैं तो आप सकारात्मक उत्तर देना होगा। आप इनमें से कुछ को आजमा सकते हैं। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, जबरदस्त, बहुत खूब, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, सुपर। ये आपके मन को सही इनपुट देंगे। आप जिस भी शब्द का प्रयोग करते हैं वह आपकी एक शक्ति रखता है और इसका अपना एक अर्थ होता है। यही वजह है कि किसी ने कहा है, आप दूसरों से वैसे ही बात करें जैसी बात आप अपने लिए सुनना चाहेंगे।
तभी तो लोग कहते हैं कि आप जो देते हैं वही लौट कर आपके पास आता है। अब तक आप इस तथ्य से अनजान थे, पर अब आप जानते हैं। अब से अपने और दूसरों के साधारण शब्दों का प्रयोग आपके लिए अपराध होगा, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी सफलता की राह में बाधा खड़ी कर लेते हैं। हमारे मन में जो सोच लगातार चलती है वही जीवन की गुणवत्ता है जिसे हम पाना चाहते हैं। यह कुछ और नहीं हो सकता। आप ऐसा जीवन नहीं पाना चाहेंगे जो आपकी सोच से मेल ना खाता हो। क्या आप लगातार दूसरों से अपनी तुलना करते हुए शिकायत करते रहते हैं? क्या आप बहुत सा समय केवल दिखावे से जुड़ी बातों में जाता है? क्या आप दोस्त की सफलता या भाई की उपलब्धियों से चलते हैं? क्या आप दूसरों से जलते हैं? क्या आप अपनी संप्रेषण की कला बिल्कुल कच्ची और गलत है? यह अनावश्यक और घटिया है। अगर आप यही सब सोचते हैं तो बदले में यही सब पाएंगे। अगर आप अपने साथ संप्रेषण की कला को सुधार कर सकें तो प्रसन्न व्यक्ति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अब हमारे पास धनी बनने के लिए कुछ विशेष निर्देश और संकेत आ गए हैं। हमें यह देखना होगा कि हम किस श्रेणी में आते हैं, और यदि अपनी सोच के पीछे छिपे राज को डिकोड करना होगा। केवल इन बातों को जानना ही बहुत कुछ नहीं होगा। इस तरह आपको एक मंच और आरंभ बिंदु मिलेगा। इन चीज़ों को लागू करना चाहिए और इसके लिए आपको बदलाव के लिए राजी होना होगा। हर चीज़ पर विचार करें और केवल उन्हीं साथ रखें जो आपके विकास के लिए अनुकूल हो सकती है, और हमेशा अपने दिमाग को खुला रखना चाहिए और कुछ नया आजमाना चाहिए। आकर्षण के नियम का अभ्यास, अपनी विचार प्रक्रिया को वश में रखना और ब्रह्मांड की ओर सकारात्मक ऊर्जा भेजना, ये सब करना आसान नहीं है। मनुष्य आदतों का दास है। पुरानी सोच के ढांचे तोड़कर नए ढांचे बनाना कठिन है। विरोध का पुट हमेशा बना रहता है। तो जो लोग अपने सपनों के लिए पक्की धुन रखते हैं वे इन प्रतिरोधिक भावनाओं से और विचारों से उबर जाते हैं और अपनी पुरानी आदतों को छोड़ने लगते हैं। उनके लिए राह बन जाती है। कैसे? यह वचनबद्धता की शक्ति है। आप भी ऐसा करें। उठें और अपनी छाती पर एक हाथ रख कर कहें, मैं इस साल के अंत में तक अपना काम चालू करने का संकल्प करता हूँ, या मैं परीक्षा में 98% लाने का संकल्प करता हूँ, या जो भी आपकी इच्छा हो। क्या आपने इसे किया? नहीं, अभी भी नहीं। क्या आपको यह अभ्यास अजीब लग रहा है? अगर हाँ, दोस्त, अभी आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई विचार अजीब या अटपटा लगता है तो जान लें कि आपका मन इसका प्रतिरोध कर रहा है। जब आप अपने सपनों के लिए पक्का संकल्प रखेंगे तो देखेंगे कि आपके लिए इन बाधाओं को दूर करना सहज होगा। अहम की परेशानी, हट चलन, पीछे चुगली करना, बीमारी व रोग की बात करना आदि मानसिक बाधा के ही उदाहरण हैं। अगर आप सफल व्यक्तियों से बात करेंगे तो जान सकेंगे वे ऐसी छोटी मोटी बातें नहीं करते हैं। वे नकारात्मक बातों को अपने दिमाग पर हावी होने नहीं देते हैं। वे हमेशा सजग रहते हैं। अतीत की महान हस्तियों को भी ऊर्जा क्षेत्रों की चुंबकीय शक्ति के बारे में पता है। आइंस्टाइन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और आर्यभट्ट भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने हमें शून्य दिया और गणित के संसार को बदल कर रख दिया। वे सब कुछ जानते थे। उन्हें कभी किसी काम को बेहुदा या अटपटा नहीं जाना। उन्होंने बहुत सारी बेहुदा लगने वाली बातों को अपनाया और तब तक उन पर काम करते रहे जब तक धरती को बदल देने वाला आविष्कार और खोज नहीं कर लिया। और आज उनका नाम घर घर में लिया जाता है। मैं आपके आगे इन लोगों के नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि इन लोगों ने कुछ पाने के लिए बड़ा कदम उठाया। इन्होंने मानसिक बाधाओं से मुक्ति पाई। समय के सामने खड़े होकर कुछ कहना भले ही अहमियत न रखे, पर कुछ करने को असंभव माने तो मानसिक बाधा ही कही जाएगी। आपने पहले ही किसी काम को नहीं किया तो यह मान लेना गलत होगा कि उसे कभी नहीं कर सकेंगे। यह एक बुरी आदत है और इसको रोकना होगा। ईमानदारी से कहें, अगर आप उसे बाद में करना चाहा, जब आप मेरी ओर
से कोई दबाव नहीं होगा, तो भी आपके लिए करना कठिन ही रहेगा। आप इस अजीब से लगने वाले काम के साथ असहज रहेंगे और सारा दिन अटपटा महसूस करेंगे। आपके लिए यह मानना मुश्किल होगा कि आप एक किताब को पढ़ने के बाद सचमुच मूर्खतापूर्ण किया है। यह असहजता कुछ करने न करने की आदत का हिस्सा है। उसे तोड़ना इतना कठिन है कि आप जल्द से जल्द आरामदायक घेरे में लौटना पसंद करते हैं, और यहीं से वचनबद्धता सामने आती है, और यह उन सभी बाधाओं को तोड़ने में सफल होती है जो आपके लक्ष्य की राह में बाधा बन जाती है। अगर कायनात आपका साथ दे रही है तो कोई भी इच्छा या सपना विचित्र या अजीब नहीं माने जा सकते। 2 वर्ष पूर्व मुझे मेरे एक मित्र के घर से लंच का न्योता मिला। वहीं उनकी बड़ी बहन भी थी, जो अपने दोनों बच्चों के साथ अवकाश मनाने आई हुई थी। मुझे उन्हें देखकर अच्छा लगा। हमारी भेंट कई वर्ष बाद हो रही थी। लंच के दौरान मैंने देखा कि नाम मात्र का भोजन कर रही थी। वह अपने चम्मच से खेलते हुए भोजन को जबरन मुंह में धकेल रही थी। मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ। वे तो ऐसी नहीं थी। उन्हें तो स्वादिष्ट भोजन से बेहद लगाव था। मैंने उनसे पूछा कि क्या उनकी तबीयत सही नहीं है। वह हंसकर बोली, वे बिल्कुल ठीक है। 2 बच्चों के होने के बाद उनका वजन बहुत ज़्यादा हो गया था, तो वह उसे घटाने के लिए कम खा रही है। मैंने कहा, कौन कहता है कि आप मोटी हैं? उन्होंने कंधे सिकुड़े। मैं शीशा देख सकती हूँ और बाकी सब भी कहते रहते हैं। तो अब से जब भी आप दर्पण देखें तो कहें, मैं दुबली और छरहरी हूँ। मेरी देह की गठन बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैं चाहती हूँ। मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है। ऐसा रोज सुबह शाम कहना होगा। भोजन से पहले कहना होगा। जब भी आप वजन को लेकर मायूस हों तब यह बात अपने आप से कहनी होगी। अपनी देह की कल्पना अपने प्रिय फिल्मी सितारे के रूप में करें, और अपने लिए ऐसे कपड़े लें जो उस साइज के हों जैसे आपका शरीर के लिए चाहती हैं। वे खिलखिला कर बोली, और सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तुम दीवाने हो क्या? केवल कल्पना करने से क्या होगा? मैंने अपनी बात पर बल दिया। आप कोशिश तो करें। 6 माह तक आजमाएं और अपने लिए आदर्श वजन को शीशे पर लिखा चिपका दें। अपने लिए नापने का फीता लें और हर रोज अपना माप लें। इस पर भरोसा रखते हुए अपने मनपसंद माप के कपड़े लें। लोग जो भी कहें, आपको यही मानना है कि आप पूरी तरह से फिट और छरछरी हैं। आप खाने से नहीं, अपनी सोच से मोटी होती हैं। जब आप सही मायनों में खुद को सुंदर और स्लिम मानने लगेंगी तो आपकी इच्छा पूरी होगी। वे बेमन से ऐसा करने के लिए मान गई। 2 महीने बाद मेरी और उनकी दोबारा भेंट हुई और वह उनके नतीजों से बहुत खुश थी। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में पहली बार अपनी देह को लेकर खुश थी। वह उन कपड़ों को पहन रही थी जिन्हें चाह कर भी नहीं पहन सकी। उन्होंने कहा कि ये वे यकीन नहीं कर सकती कि केवल सोच से ही इंसान सब कुछ कर सकता है। कुछ लोगों का थायराइड स्लो होता है। कुछ से कहा जाता है कि उनका मेटाबॉलिज्म की दर धीमी है। यह एक आनुवंशिक तथ्य है। अक्सर गर्भावस्था और शिशु के जन्म के दौरान महिलाओं का वजन बढ़ जाता है। ये लोग उसे ही मोटापा मान लेते हैं। जब वैसा मान लेते हैं तो अकारण की वजन बढ़ने लगता है। उन्हें लगता है कि ये सब सहज और वह कुछ नहीं कर सकते। फिर मोटे हो जाते हैं और आस घटने लगती है। अगर ऐसी महिलाएं आकर्षण के नियम को लागू करें, खुद को पतला होने से पहले ही पतला मानने लगे, तो उनका वजन अपने आप घटने लगेगा। मोटापे की सोच के साथ वजन घटना असंभव है। यह आकर्षण के नियम के खिलाफ है। आपको अपने और अपनी देह, अपने बालों, अपनी त्वचा, कपड़ों और छवि के बारे में बेहतर और खूबसूरत महसूस करना होगा। जब भी आप अपने को दर्पण में देखें तो आपको उसमें एक सुंदर व्यक्ति की छवि दिखनी चाहिए। जब मैं 8वीं में था तो प्राइवेट कोचिंग के लिए मैथ टीचर के पास जाता था। वे अपने बैच में पढ़ाया करते थे और बैच में 6 लड़के और लड़कियां थी। उनमें एक लड़की अचानक कुछ दिन पहले एक रेस्टोरेंट में दिखी। वह कुछ खास नहीं थी। उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि वह हमें याद रहती।
बस इतना याद है कि वह अपने स्वभाव की वजह से हमारे ग्रुप में फिट नहीं थी। वह चिड़चिड़ी थी और उसकी यही बात थी, उसे हमसे दूर रखती थी। वह जरूरत न होने पर भी आक्रामक रवैया बनाए रखती थी। वह अनाकर्षक भी नहीं थी, उसमें कुछ ऐसा था जो हमें उससे परे रखता था। मैं जानता हूँ कि किसी के बारे में इस तरह की बात करना सही नहीं होगा, पर इसी की वजह से ये एक वजह है, और उसके साथ मैं आपको उसी के बारे में आपको बताना चाहूँगा, खासतौर पर अपनी पाठिकाओं को बताना चाहूँगा। उस दिन रेस्टोरेंट में उससे मिलने गया कि मैंने कहा मिलते ही कहा हाय। मैं सुनकर हैरान हो गया। मैंने सोचने लगा कि ये वही लड़की है। वह बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने खुद को उसकी तारीफ करने से नहीं रोक सका, पर उसकी मेरे लिए वही प्रतिक्रिया हैरानी में डाल रही थी। वह बोली, जी जनाब, मुझे पता है कि मैं सुंदर हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसका ये अंदाज जो कुछ अलग ही दिखा। उसकी मुस्कान प्यारी लग रही थी, चेहरा जगमग कर रहा था और आंखों में जिंदगी झलक रही थी। मुझे उसे कहना ही पड़ा कि क्या मैं कुछ देर बैठकर बात कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पुरानी जान पहचान के कारण ऐसा कर रहा था। उसमें आने वाले बदलाव बहुत बड़ा था। उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण अवश्य था। उसने कहा, मैं अब बेंगलोर में रहती हूँ। करीबन 4 साल पहले मैंने बेंगलोर में आपके एक संघ में हिस्सा लिया। तुमने हिस्सा लिया था? मैं पूरी तरह से अचंभे में था। तुम संघ के बाद मिलने क्यों नहीं गए? मैंने तो आपके बहुत सारे ईमेल भेजे थे, उसने मुस्कुरा कर कहा, पर तो मैं तो सारे ईमेल का जवाब देता हूँ। आपने जवाब तो दिया पर मुझे नहीं पहचाना। पर बात यह थी नहीं है। बात यह है कि उस सन का हिस्सा बनने के बाद मेरा जीवन हमेशा के लिए बदल गया, और मैं आपको उन ईमेल्स में यही बताना चाहती थी। उसने खिलखिला कर कहा। मैं उसके बारे में और अधिक जानना चाहता था, इसलिए पूछा कि क्या वह मुझे अपने बारे में बताना चाहेगी। वह मान गई, और यह रही उसकी कहानी। जब उसका जन्म हुआ तो वह बहुत सुंदर नहीं थी। वह कम वजन वाली दुबली और सांवले रंग का शिशु थी, जिसके सिर पर घुंघरालू बाल थे। पहले 2 साल तक वह बहुत बीमार रही और मुश्किल से जीवित रखा गया। जब वह बड़ी हुई तो उसे उसकी बदसूरती के लिए चिढ़ाया जाने लगा। कुछ लोग मजाक में ऐसा करते थे तो कुछ जानबूझकर उसे चिढ़ाते थे। वह अभी बहुत मोटी थी, इसलिए उसे समझ नहीं आता था कि उसके प्रति दयालु था और नीचता भरा बर्ताव कर रहा था। स्कूल में भी उसे हमेशा आखिरी पंक्ति में खड़ा किया जाता था। बास्केटबॉल टीम में एक्स्ट्रा बनाया जाता था जब वह अच्छा खेलती थी। घर में उसे सुंदर कपड़े नहीं लेकर दिए जाते थे और माँ उसे मेकअप नहीं लगाने देती थी, क्योंकि ऐसा करने से उसकी बदसूरती छिपती नहीं थी। जब भी वह भाई बहनों के साथ बाहर जाने के लिए तैयार होती तो उस समय वे समय नहीं देते थे और कहते थे, तुम तो कुछ भी पहन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब बातों का उसके दिल पर गहरा असर पड़ता था। जब भी वह शीशे में देखती तो उसे अपनी परछाई झांकती दिखती। उसके गंदे कपड़े और उस पर कोई रंग नहीं फपता था। अगर कोई उसे अच्छी तरह से पेश आता तो उसे लगता कि वह उसे कोई काम निकलवाना चाहता होगा। जब कोई अशिष्टता दिखाता तो उसके साथ बड़ी असभ्यता से पेश आती। उसमें आत्मविश्वास का अभाव था। स्कूल में उसे देर से आने या कम अंक लाने पर फटकार मिलती तो उसे लगता कि बदसूरती के कारण ही उसे अपनी निर्दयता से लोग बर्बाद बात करते हैं। उसके कभी किसी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। ऐसा करने से फायदा नहीं था। कोई उसे प्यार से पेश नहीं आता था। वह समाज से पूरी तरह से मिसफिट थी। जीवन बहुत कठोर था। वह उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। यह जीवन से लड़ने लगी और इस तरह खुद को हमेशा जंग के मैदान में पाती। उसने बताया कि सन में हिस्सा लेने के बाद उसने मेरी बहुत सी बातों में सच्चाई दिखी, और मेरी वर्कशॉप के बाद उसने सारे उदाहरणों से मेरे जीवन की को जोड़ कर देख पा रही थी।
उसने मेरी बात को यह याद करना चाहा। आप जो भी कह रहे थे उसे पुस्तक के रूप में क्यों नहीं लिखते? तब मुझे अपने दिमाग पर जोर नहीं डालना होगा। मैं उस खोल कर उसमें मनचाहा अंश कभी भी पढ़ सकूंगी। उस क्षण में बाद मुझे एहसास हुआ कि उसमें खुद ही अपने जीवन को आने वाली सारी इच्छाओं बातों के लिए दरवाजे बंद किए थे। जब वह खुद से इतनी नफरत करती थी, कोई दूसरा उससे कैसे प्यार कर सकता था? उसमें कुछ सकारात्मक नहीं था। उसका मानना था कि उसे सब कुछ पाने के लिए संघर्ष करना होगा। उसके लिए इस दुनिया में कुछ भी आसान नहीं है। मेरे संग में ऐसा हुआ कि उसका जीवन उसकी अपनी सोच और इच्छा के कारण ही कठिन हो गया था। उसने आकर्षण के नियम की पुस्तिका के एक एक नियम का उल्लंघन किया और फिर अपेक्षा रखी कि संसार की सुंदर चीजें उसके पास होगी। जब इच्छा पूरी नहीं हुई तो उसने अपनी बदसूरती के लिए नियति को दोषी ठहराया। जब वह खुद को भीतर से बदसूरत मानती थी तो सुंदर कैसे दिख सकती थी? जब वह खुद से नफरत करती थी तो कोई दूसरा उससे प्यार कैसे कर सकता था? जब उसकी सारी सोच ही उदास थी तो खुशी कैसे मिलती? जब वह अपने आसपास बुराई देख रही थी तो उसे अच्छाई कैसे मिलती? जब वह अपनी सोच के दायरे से बाहर आई तो उसने यह जानकर हैरान हुई कि वह अपने साथ क्या कर रही थी। वह जानती थी कि अब उसे कुछ रोक सब कुछ रोक कर नए सिरे से आरंभ करना होगा। उसने अपने सकारात्मक और नकारात्मक विचार को एक जगह लिखा और उनका विश्लेषण किया। उसने संकल्प लिया कि वह जब भी दर्पण देखेगी तो एक सुंदर युवती को देखेगी। उसने दर्पण के आगे खड़े होकर अपनी सुंदरता को निहारा, अपनी मीठी आवाज की तारीफ की। उसे तो कभी पता ही नहीं था कि वह इतना मधुर बोलती है, वह कितने सुंदर कपड़े पहनती है। हर दिन बीतने के साथ उसके मन में तारीफ बढ़ती गई। फिर कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। उसे अपने जीवन का पहला कॉम्प्लीमेंट मिला। उस सहकर्मी ने कहा कि वह उस दिन बहुत प्यारी लग रही थी। उसके कुछ ही दिनों में कई लोगों ने उसकी प्रशंसा की। संसार पहले से कई बेहतर लगने लगा और हालात सुधरने लगे। उसे किसी दोस्त के घर पार्टी का न्योता भी मिला। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। उसे ऑफिस के वार्षिक कार्यक्रम की मेजबान बनाया गया। वह जीवन की इन गतिविधियों से रोमांचित हो गई और अचानक उसका जीवन प्रसन्नता से घिर गया। फिर एक दिन वह घटा जो उसने कभी नहीं सोचा भी नहीं था। अपने सपनों के राजकुमार से उसके आगे शादी का प्रस्ताव रखा। वह उसे उसके आसपास के सभी लड़कों में से सबसे योग्य और खूबसूरत पात्रों में था। वह हमेशा उसे मन ही मन चाहती आई थी पर कभी कुछ नहीं कह सकी। जब उसे अपनी सुंदरता का एहसास हुआ तो उसने इस इच्छा को कायनात के आगे रखा और उसे जवाब मिला, ऐसा ही होगा। आपके वजन, आपकी रंगत, आपकी देह, आपकी खूबसूरती या आपके जीवन साथी की बात नहीं है। क्या आप जानते हैं कि डॉक्टरों ने भी कभी ऐसे उपाय खोज निकाले हैं जिनके बल पर आप मन की शक्ति को जागृत किया जा सकता है? आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें कौन सा विज्ञान छिपा है। आइए जानें। एक शरीर की निर्माण इकाई कोशिका कहलाती है। यह कोशिका प्रतिदिन बदल जाती है। पुरानी कोशिकाओं का स्थान नई कोशिकाओं का लेना होता है। हम पुरानी कोशिकाओं के स्थान पर नई और ताजी कोशिकाएं पाते हैं। अंग भी अपने आप को नए सिरे से बनाते रहते हैं और इस तरह हर कुछ सप्ताह में हमारा शरीर नए सिरे से जीवित हो उठता है। इस तरह चिकित्सीय दृष्टि से अगर हमारे शरीर में कोई रोग हो तो हम उसे समय समय के अनुसार अपने से दूर रख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है कि एक व्यक्ति आजीवन किसी रोग में पड़ा रहता है और दूसरे व्यक्ति को उस रोग से मुक्ति मिल जाती है? युवराज सिंह कैंसर से मुक्त होकर नए जोश और जुनून के साथ मैदान पर उतर आता है और अगर उसे देखें तो यही कहेंगे कि वह किसी बुखार के बाद मेडिटेशन में लंबे समय अवकाश के बाद में लौटा है। वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता जो कैंसर रोग से मुक्त हुआ है। हमने कई तरह के रोगी देखे हैं और हम जानते हैं कि कैसे दिखाई देते हैं। मेडिकल करिश्मे क्या है, ये कैसे घटते हैं और वे हर किसी के साथ क्यों नहीं घटते?
क्या भगवान सबको एक सा प्रेम नहीं करते? क्या भगवान को लीसा रे या युवराज सिंह से ज़्यादा प्यार है? लीसा रे स्तन कैंसर के बावजूद भली चंगी हुई। दरअसल कोई ना कोई कड़ी जरूर छुटी हुई है। कई रोगी ये मानते हैं और ये मानना चाहते हैं कि वह मर रहे हैं, हालांकि सादा बुखार भी उनके हौसले पस्त कर देता है। वह अपनी बीमारी को बढ़ा सकते हैं और थोड़ी देर खा सकते हैं, लंबी आयें बढ़ सकते हैं और ये देख सकते हैं कि उन्हें कौन दिलासा देने आ रहा है। तबीयत खराब होने पर कोई लाड दिखाए तो अच्छा लगता है, पर याद रखें कि आप कायनात से अपने लिए यह मांग रहे हैं। आकर्षण के नियम के अनुसार आप जिस प्रकार की चीज पर केंद्रित होते हैं उसका ही विस्तार होने लगता है। आप इनमें रोग पर ध्यान देते हैं, वो वही पनपता है। इस तरह आप और आलस्य की ओर आकर्षित कर रहे हैं। सादे बुखार की बात अलग है, पर मैं ठीक नहीं सिंड्रोम आपके लिए ऐसे रोग का उपहार भी ला सकता है जिनके बारे में आपने सोचा भी ना हो। युवराज और लीसा इसलिए ठीक हुए क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि वे भले चंगे होंगे। उन्होंने इस सोच में समझ नहीं लगाया कि वे गंभीर तौर पर कितने बीमार हैं। वे युवराज जल्दी अपने प्रशंसकों के बीच में मैदान में उतरे और लीसा फिर से अपने रैंप पर जलवे बिखरने लगी। उन्होंने सब कुछ किया वह करना चाहिए, अपने इलाज करवाया और बीमारी को मुंह तोड़ जवाब दिया। कायनात की ओर से जवाब आया, जो चाहोगे वही पाओगे। क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि अपनी खराब सेहत का रोना रोने वाले बीमार रहते हैं? वे किसी न किसी बात पर बुनबुनाते रहते हैं। वही दूसरी ओर जो भी लोग ऐसे होते हैं वो कभी बीमार नहीं होते हैं। मिसाल के लिए गरीब लोग बीमारी का नाम तक नहीं लेते। उनके लिए बीमारी और डॉक्टर का मतलब खर्चा तो वे करना ही नहीं चाहते। वे स्वयं को यकीन दिलाए रहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं हुआ। वे अक्सर अपने आप को सिद्ध करते हैं। गरीब लोग हर साल बड़े बड़े मेडिकल बिल भरे बिना लंबी आयु पाते हैं। वे जीवन को कठोरताओं का सहन करते हुए मेहनत से आजीविका कमाते हैं। वे ऐसा कैसे करते हैं? वे आकर्षण नियम को इस बात का यकीन दिलाते हैं कि उनकी सेहत ठीक रहनी चाहिए ताकि वह अपने और अपने परिवार का पेट भरने के लिए स्वस्थ रह सकें। वे अक्सर रोग को अनदेखा करते हैं। वे जब भी किसी चीज को मानते ही नहीं तो उसे अपनी ओर आकर्षित कैसे कर सकते हैं? आकर्षण का नियम है कि आप जो चाहते हैं वही पाते हैं। आप वह नहीं पाते जो आप नहीं चाहते। डॉक्टर अपने पास दवाई का ऐसा स्टॉक रखते हैं कि वे प्लेसेबो कहते हैं। ये कुछ और नहीं, मीठी गोलियां हैं जिनसे कोई नुकसान नहीं होता। यह उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि उन्हें कोई परेशानी हुई है। यह दवा के बिना उनका इलाज नहीं हो सकता। अक्सर फैमिली डॉक्टर यही फॉर्मूला अपनाते हैं। ज़्यादातर सिरदर्द, पीठ दर्द और बुखार का इलाज इसी तरह होता है। वह असली रोग नहीं होता। जब डॉक्टरों को इस बात का एहसास होता है तो प्लेसिबो दवाई दे देते हैं और काल्पनिक रोग दूर हो जाते हैं। ऐसे रोगियों को लगता है कि उन्हें दवा से आराम आ जाता है और सही मायनों में आराम आ जाता है। बहुत व्यस्त लोग कम बीमार होते हैं। आप उन्हें सिर दर्द या पेट दर्द जैसे बुखार शिकायत करते कभी नहीं सुनेंगे। उनके पास इनके लिए समय ही नहीं होता। आकर्षण का नियम इसे सहारा देता है और कहता है कि ठीक है, तुम अपनी नियति स्वयं रचो। क्या आपको पता है कि जिन लोगों की नज़र कमज़ोर होती है उन्हें कहा जा रहा है कि वे अपनी आंखों को ठीक करने के लिए प्रोत्साहित करें? उन्हें बिना किसी सहायता के देखने को कहा जाता है। आपको ये मानना होगा कि आपकी नज़र कमज़ोर नहीं है। अगर ग्लूकोमा, मोतियाबिंद या संक्रमण जैसी परेशानी न हो तो केवल मन की शक्ति या सजगता से नज़र की कमजोरी को दूर किया जा सकता है। मन की शक्ति के नतीजों को देखने के बाद डॉक्टरों ने कहा है कि यदि वह अपने नुस्खे से में प्रार्थना को शामिल कर सकें तो अवश्य करते। दवा तभी असर करती है जब रोगी उसे सुधारना चाहता है। यही वजह है कि अलग अलग लोगों पर दवाइयों का अलग अलग असर होता है। डॉक्टर अक्सर उन रोगियों को मूर्ख बनाने के लिए प्लेसिबो दवाई का इस्तेमाल करते हैं जो अपने मन की शक्तियों को नहीं जानते। हालांकि जो लोग सच में बीमार होते हैं, वे स्वयं मन की शक्ति के बल पर प्राणघातक रोगों से भी मुक्त हो सकते हैं।
चिकित्सक चमत्कारों के बारे में बहुत से किस्से मिलते हैं जो मन की शक्ति की पुष्टि करेंगे। अगर आपने मृत्यु को निकट से जानने वालों के अनुभव सुने हो तो आप ये जान सकते हैं कि एक सुरंग उन्हें मौत के निकट ले जाती है। वे कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो हम अंधेरे और रोशनी के बीच कितनी लंबी सुरंग में नीचे गिर गए हों। इससे हमें जानकारी मिल सकती है कि हमारी अंतिम यात्रा कैसी होगी। अब तक हमने अपने मन की शक्ति को विकसित कर लिया है। हम यह भी जान गए हैं कि कुछ उपायों व सजगता से इसे पा सकते हैं। हम में से अधिकतर अपने भविष्य से डरते हैं। हमें अज्ञात का भय है। हमें जन्म से ही इस तरह सुरक्षित भविष्य के बारे में जीना सिखाया गया है, पर वर्तमान के बारे में कोई कुछ नहीं सिखाता। हमारे पास यही है, कहा गया है, बीता हुआ कल एक इतिहास है और आने वाला कल एक राज है। वर्तमान एक उपहार है, तभी तो इसे प्रेजेंट कहते हैं। आपको इस तरह जीना चाहिए, यह मानो कि जीवन का अंतिम दिन हो। इसे सुनने में भला ही और अजीब लगता है, पर व्यवहारिक नहीं लगता। भविष्य की चिंता में अपने सपनों को भुना दें। अपना काम करते हैं, कमाते हैं, आरामदायक जीवन जीते हैं और अपने पर हम अधिकतर प्रसन्न रहते हैं। मैं अपनी वर्कशॉप इक्वेटिंग द संपर्क के माध्यम से लोगों को इस एक बात के लिए सजग करने की कोशिश करता हूँ जो उन्हें प्रसन्न कर सकती है। उन्हें प्रसन्नता असली स्रोत तक जाने में सहायक हो सकता हूँ। अधिकतर लोग प्रसन्नता को गलत स्थान पर खोजते हैं। हम किसी दूसरे के सपने को अपने हाथों में लेकर उसे अपना बनाना चाहते हैं और हमें लगता है कि डॉक्टर या इंजीनियर बन रहे हैं। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। मन की शक्ति आपको सिखाती है कि आपकी हकीकत होते हैं और सपने हकीकत होते हैं, और अगर आकर्षण के नियम का पालन करें तो इन सपनों को साकार किया जा सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी सपना व्यर्थ नहीं है और कोई भी भय असली नहीं है। मैं सबसे पहले आपको अपने भीतर ज्वलंत इच्छा के बारे में बताना चाहता हूँ। यदि इंसान में वह इच्छा हो तो वह कोई भी काम कर सकता है, कोई भी। मैंने पहले भी इसके बारे में बात की है। हम सभी जानते हैं कि यह क्या है। मुझे पूरा यकीन है कि आप में से कुछ लोगों को अपनी इच्छा का पता भी नहीं होगा या आप उसके बारे में सोचते रहे होंगे, पर हम उन और ईंधन कैसे दे सकते हैं। हमें पूरी सजगता से इसके बारे में विचार करना होगा, अन्यथा यह एक कमजोर इच्छा बनकर रह जाएगी। समय समय पर हम सभी अपने लिए कुछ ना कुछ चाहते हैं। कभी कभार हमारी कुछ इच्छाएं पूरी भी हो जाती है, कई बार पूरी नहीं भी होती है। हमें अक्सर इन बातों से अंतर नहीं पड़ता। जब हम इन इच्छाओं पर सजग भावनाओं से ध्यान लगाते हैं तो यह पूरी होने लगती है। हमें हर रोज इनके लिए ईंधन जुटाना होगा ताकि ये ज्वलंत अग्रिम जलती रहे।